ओए तुसी जा रहे हो, ओए लस्सी ना जाओ, ओए पॉपकॉर्न का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। आपने गाना सुना है, बड़े अच्छे लगते हैं बिरयानी, ये रायता पुदीने की चटनी और तुम, ये उस ब्रांड के नोटिफिकेशन है जिसकी आज मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ आपका अपना बड़ा बिजनेस.com। 22वां एपिसोड, टाइकून्स ऑफ इंडिया। अरे वो टाइकून्स, वो ब्रिलियंस जो कमा के देते हैं कई बिलियंस, उनकी डेप्थ इन स्ट्रैटेजी देता हूं। आज जिस ब्रिलियंस के ब्लूप्रिंट लेकर के आया हूं ना, स्कूल में बड़ी मुश्किल से पास होते थे, लेकिन आज बिजनेस वर्ल्ड में कई रिकॉर्ड्स को सरपास कर चुके हैं। बात करने में दिक्कत होती थी, स्टैमरिंग, बात करने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज दुनिया इनके बारे में बात करती है। एक समय था जब लोगों ने कहा बिजनेस के साथ कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आज इनकी अपनी कंपनी जोमेटो की सर्विसेज घर घर पहुंचती है। कहते थे कहीं नहीं पहुंच पाओ, घर घर पहुंचती है। इनकी ब्रांडिंग में ऐसी ईज है, चाय से लेकर चीज है। थंबनेल से देख के समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं अपनी मार्केटिंग से पूरी मार्केट को खा जाने वाले, अपनी एड से सबको अपना बना लेने वाले, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शार्क टैंक पे आप देखते हैं इनको, जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ दीपिंदर गोयल। पंजाब के मुक्तसर से आया एक शाय लड़का, माता पिता टीचर्स थे, मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड से, बोलने में घबराता, पढ़ाई में बिलो एवरेज, कैसे बना दी इतनी बड़ी कंपनी जिसका वैल्यू है टेक महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे लेगेसी ब्रांड से। इनको जोड़ देने के बाद भी उनसे ज्यादा बड़ा है। दीपिंदर की कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, पूरे फूड बिजनेस के ब्रह्मांड को कंट्रोल किया है। वैल्यू नहीं, पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल किया है। फूड डिलीवरी तो इनके धंधे का 45% है। हाइपर प्योर, वो पीछे से सबका बाप है, हाइपर प्योर जो सारा माल पहुंचा रहा है पीछे से, वो 28% है। और ब्लिंकिट, 5 मिनट में 10 मिनट में माल घर पे। वो बाथरूम में मैं नहा रहा था, शैम्पू खत्म हो गया, और ब्लिंकिट पर डाला और शैम्पू भेजा, जब तक पानी गर्म हुआ गीजर में शैम्पू आ गया है जी। कमाल ही कर दिया ब्लिंकिट। और इन ब्रांड्स को वायरल करने का इनका जो ब्रह्मास्त्र है मार्केटिंग, ये 4 बातें आज समझाऊंगा, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इस जोमेटो की क्या कहानी है, हाइपर प्योर की क्या कहानी है, ब्लिंकिट की क्या कहानी है, और मार्केटिंग कैसे करके वायरल हो गए उसकी क्या कहानी है, पूरी डेप्थ के अंदर स्ट्रैटेजी में लेके जाऊंगा। पूरा धंधा, एक वीडियो काफी है, इस वीडियो में सब समझ जाओगे। और ये तो खैर एक वीडियो, ये तो एक एपिसोड है, हमने ऐसी मजेदार एपिसोड की एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस वेब सीरीज के साथ साथ इसको एक वर्थ सीरीज बनाया, वेब सीरीज नहीं वर्थ सीरीज। गौतम अडानी, राजीव दीक्षित, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, हीरो मोटोकॉर्प, इंडिगो, राकेश झुनझुनवाला, एयरटेल वर्सेस जियो, धीरूभाई अंबानी, अरे बहुत सारे हो गए। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछता हूं, नीचे जरा आ जाओ मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में। भाई लोगों, आपकी फेवरेट फूड डिलीवरी ऐप कौन सी है? आपकी फेवरेट फूड डिलीवरी ऐप जिसको आप इस्तेमाल करते, क्यों आपकी फेवरेट है वो? दीपिंदर गोयल की जोमेटो या श्री हर्षा की स्विगी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जोमेटो कुछ फैक्ट बताता हूं। 58% मार्केट शेयर अकेले लेके बैठा हुआ है। सबसे बड़ी न्यू एज टेक कंपनी, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अभी चालू हुआ थोड़े दिन पहले फूडी बे से, और ये जोमेटो बन गया 3.25 लाख करोड़। इमेजिन करो, इसको कैसे समझोगे आप? कैसे 3.25 लाख करोड़? ऐसे समझ में नहीं आएगा अकेले में। इसको कंपैरिजन से समझाता हूं। नाइका बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 50,000 करोड़। जेप्टो बड़ी कंपनी है, 42,000 करोड़। मामाअर्थ 8,000 करोड़। स्विगी इसका कॉम्पिटिटर 1,20,000 करोड़। इन सबको जोड़ लोगे तो बनेगा 2,20,000 करोड़। ये फिर भी पीछे है। नाइका, जेप्टो, मामाअर्थ, स्विगी, ये सारे के सारे जोड़ लेता हूं मैं, तो भी ये पीछे रह जाते हैं दीपिंदर गोयल के। दीपिंदर गोयल की अपनी कंपनी 3.25 लाख करोड़, पहली कंपनी है जो बीएसई के सेंसेक्स में पहुंची है, यानी कि टॉप 30 कंपनीज इन इंडिया जो लिस्टेड है, उससे पहली कंपनी है ये। स्टार्टअप्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूं उसमें से पहली है ये। इनका कंपैरिजन समझ लो पहले आप, फिर मैं आपको डेप्थ में लेके जाता हूं। जोमेटो और स्विगी में फर्क क्या है? जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू साल भर का जो उनका रेवेन्यू आता है ना, वो 32,000 करोड़ का है, स्विगी का 24,000 करोड़ है। इनका जो मंथली कितने यूजर आते हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं, इनके लगभग 2.25 करोड़, 1,85,00,000 है, इनके 1.25 करोड़, इनफैक्ट 1,30,00,000 है। जो मार्केट कैप है, कितने की टोटल कंपनी की नेटवर्थ है, ये 2,75,000 करोड़, यानी 3.25 लाख करोड़, ये 1,20,000 करोड़। प्रॉफिटेबल यही है भाई, 351 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है साल में। क्लियरली प्रॉफिटेबल होने के कारण इसकी मार्केट कैप बहुत ऊपर चली गई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है मार्केट इसको, क्योंकि वो तो भाई अभी भी 2,350 करोड़ के लॉस में चल रहा है, हर साल लुटा रहा है, पैसा बर्न कर रहा है। क्विक कॉमर्स में भी फट से सामान पहुंचाने में इसका 45% शेयर है, उसका 27% शेयर है। क्लियरली प्रॉफिटेबल होने के कारण ये बहुत आगे निकला। ये कहते हैं दीपिंदर गोयल मुझे सक्सेसफुल नहीं, मुझे सिग्निफिकेंट बनना है। इंट्रोवर्ट दीपिंदर गोयल उनमें से एक है जो बोलते कम थे, ऑब्जर्व ज्यादा करते थे, शोर कम किया पर गौर बहुत किया। 2005 में आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स बड़ा पसंद था इनको, और कंप्यूटिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बड़ी टॉप कंसल्टिंग कंपनी, इसको बोलते हैं बेन कंसल्टिंग, विश्व में इसका बहुत नाम है। उस कंपनी में सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट की तरह इन्होंने ज्वाइन किया। वहां कई चीजें काम किया। वहां पे कैफेटेरिया में जब जाया करते हैं लोग, देखते थे कि बड़ा परेशानी की दिक्कत है। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, आधा घंटा आदमी ढूंढता रहे क्या ऑर्डर करूं, क्या ऑर्डर करूं, क्या ऑर्डर करूं। बाकी आधे घंटे में ऑर्डर भी करेगा, रिसीव भी करेगा, खाएगा भी, हाथ भी धोएगा और नैपकिन फेंकेगा, मुंह साफ करेगा और अंदर वापस पहुंचेगा केबिन में। सबका फोकस कंफ्यूजन पे था, इनका फोकस सोल्यूशन पे था। सबकी नजर मेन्यू पे थी, इनकी नजर मौके पे थी। क्या मौका था? ये वो दौर था जब रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए घरों और ऑफिस में ना अपने फ्लायर, अपने पैम्फलेट, अपने फूड के कैटलॉग भेजा करते थे।
कि भाई हम ये दे रहे हैं खाने में आपको। दीपेंद्र ने जितने मेन्यूज थे उन सबको जमा कर लिया, उनको स्कैन किया और ऑफिस के इंटरनेट पोर्टल पर डाल दिया ताकि सबके लिए आसान हो जाए। अब रेस्टोरेंट का मेन्यू आता, उसको नया अपलोड कर देते। जैसे अपलोड कर दिया तो लोग देखते यार बड़ा अच्छा है यार, कंपेयर कर लो, फट से समझ में आ जाएगा। और इस फेम को फॉर्च्यून में बदलने के लिए उन्होंने फूडी बे कंपनी 2006 में ज्वाइन किया था, वो बेन कंसल्टिंग 2008 में छोड़ करके अपनी कंपनी चालू कर दी, फूडी बे। फूडी बे एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। मेरे को किस रेस्टोरेंट में जाना है, डिस्कवर करने का, डिलीवरी नहीं, डिलीवरी बाद में आया, डिस्कवरी कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में जाऊं, उसका रेटिंग प्लेटफॉर्म, किसकी रेटिंग अच्छी है, आजकल लोग रेटिंग देख के जाते हैं ना, तो एग्रीगेटेड मेन्यू सबके और सबका कॉन्टैक्ट डिटेल पहले फोन करके पहुंच जाओ वहां पे। और जो अच्छा, ये आसान काम नहीं था। आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा आइडिया आया और काम हो गया। मैं लेके जाता हूँ ना आइडिया से आईपीओ, मेरे प्रोग्राम बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, इस बार 19 जनवरी को भी आ रहा हूँ, आइडिया टू आईपीओ। इतना आसान नहीं होता। आइडिया टू आईपीओ जाते कैसे हैं, ये आइडिया टू आईपीओ पहुंचे हैं। जो छोटा सा बिजनेस था एग्रीगेशन ऑफ फूड मेन्यू, अपने आप में मुश्किल था। फिजिकली रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, उनसे मांगो मेन्यू तो मना कर देगा, कॉम्पिटिटर का आदमी लग रहा है, मेन्यू कार्ड मांग रहा है, फोटो खींचेगा मेरे मेन्यू कार्ड की, कॉपी मारेगा मेरे मेन्यू को। लोग नहीं देते थे। लोगों का मेन्यू कलेक्ट करना, उसमें कहीं गलतियां उनको ठीक करना, उसको स्कैन करना, उसको अपलोड करना। पर पुष्पा 2 आई, देखिए आपने, पुष्पा की तरह दीपेंद्र ने भी कहा थकेगा नहीं साला। तभी तो फायर नहीं, वाइल्ड फायर की तरह फूडी बे का नाम फैलता चला गया। 2008 से 10 के बीच में वो जो 2 साल थे ना, 20 लाख कस्टमर, 8000 रेस्टोरेंट, 5 शहर इन्होंने कवर कर लिए। और हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग, भाई जो जिसका रेस्टोरेंट आ रहा है वेबसाइट पे, पॉपुलर हो रहा है या पॉपुलर करना चाहता है अपने इलाके में, बल्लभगढ़ में, बहादुरगढ़ में, पलवल में, रोहतक में, दिल्ली में, नोएडा में, तो वो क्या करेगा, वो एल बैंड की ऐड दे देगा इनको। एल बैंड समझते हो ना, एल बैंड, हाँ, या बैनर की ऐड दे देगा, या पॉपअप की ऐड दे देगा, कोई नोटिफिकेशन की ऐड दे देगा। इंपैक्ट ये होगा कि दीपेंद्र ने अभी फंड रेज करने का सोचा भी नहीं था, और ऑफ कोर्स पैसे की जरूरत तो होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट देखो क्या हुआ कि एक आदमी ना इनको दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और दूर से देख रहा था इनको, और सोचा यार ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा है, क्या बढ़िया से मेन्यू स्कैन करके डालता, कंपेयर करके रेटिंग भी मिल गया और समझ में भी आ गया कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। तब उस समय थोड़ी यात्रा घर पर डिलीवरी होता था। तो Naukri.com की बात कर रहा हूँ। इन्फो एज के जो फाउंडर थे हैं संजीव बिखचंदानी, बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत बुद्धिमान। दीपेंद्र गोयल को ईमेल लिख दिया छोटा सा 4 लाइन का, दीपेंद्र ने कि भैया मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे को पैसे की जरूरत हो तो बताना। अब दीपेंद्र ने सोचा Naukri.com का कोई मार्केटिंग मेल होगा, ये फालतू है, मेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि क्या नीचे ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं। अच्छा, वो भाई ने, संजीव बिखचंदानी ने तो जल्दीबाजी अपने मोबाइल से भेज दिया ईमेल, इन्हें ध्यान नहीं दिया। दीपेंद्र कहते कि वो अपने काम में इतने बिजी थे कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि संजीव है कौन। 3 दिन बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ, तब तक के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट का डेट आ गया था, रात के 2 बज रहे थे, अगले सुबह का अपॉइंटमेंट दे रखा था उन्होंने। अब संजीव बिखचंदानी इन्होंने पता किया अपनी टीम से, बोले अरे Naukri.com का मालिक है सर, मिस कर रहे हो। उसकी होश उड़ गई, धुआं निकलने लग गया। अरे Naukri.com की बात तो सही है, मैंने सिग्नेचर ना देके इग्नोर कैसे कर दिया, गौर करना था, इग्नोर नहीं करना था। संजीव जो है, अच्छा ये रात 2-2 बजे तक काम करें, संजीव बिखचंदानी सुबह जल्दी उठ जाएं। इन्होंने उनको रिप्लाई कर दिया, सर कल मिल लेता हूँ आपसे मैं। संजीव सुबह सुबह 8 बजे उठ करके मेल का रिप्लाई कर दिया, ठीक है 10 बजे आ जाना मेरे ऑफिस। अच्छा, ये भाई जो है ना रात को सोते 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ये उठते ही 10, 11, 12 बजे हैं। और जब तक इन्होंने देखा परेशान हो गए, कहते हैं यार 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। उन्होंने उठा करके फ़ोन कर दिया उनको, सर देखिए मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं सारी रात काम कर रहा था, आप मुझे कोई और टाइम दे दो। तो बोले ठीक है 2 बजे आ जाओ। 12 बज रहे थे, 2 बजे जाना है। कहाँ से? गुड़गांव से नोएडा, एक छोर से दूसरे छोर। इमेजिन करो, नक्शे को देख लो, गुड़गांव से नोएडा सारे के सारे ट्रैफिक को पार करते हुए जाना है। संजीव ने कहा आ जाओ 2 बजे। दीपेंद्र गोयल का ऐसे गाड़ी भगाई उन्होंने, ऐसे गाड़ी भगाई। आज रास्ते में कितने भी सिग्नल टूट जाएं, लेकिन संजीव का सिग्नल नहीं छूटना चाहिए। अरे एक कार को टक्कर भी मार दी, लेकिन 2 बजे ऑफिस पहुंच गए। 7 मिनट की खाली छोटी सी मीटिंग हुई, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। संजीव बिखचंदानी, उन्होंने बोला बताओ कितने पैसे चाहिए। दीपेंद्र ने कहा 25% हिस्सेदारी दे रहा हूँ, मेरे को $500 मिलियन दे दो आप। उस समय के लगभग 3 करोड़ रुपए होंगे, 3-3.5 करोड़ रुपए होंगे उस समय। बोला 25% के बदले में जो है आप छोटा सा अमाउंट दे दो। संजीव ने कहा नहीं, मैं तुम्हें पूरा 1 मिलियन दूंगा, $500 मिलियन नहीं दूंगा, पूरा 1 मिलियन दूंगा, लेकिन मुझे 25% नहीं 33% चाहिए कंपनी का। दीपेंद्र ने हाँ बोल दिया। बोला हाँ बोल दो, आज ठीक रहेगा। एक बार संजीव बिखचंदानी आ गए, सारे इन्वेस्टर पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। एक मेरे को सुपरस्टार ए कैटेगरी इन्वेस्टर मिल गया। हाँ बोलकर दीपेंद्र ने शाख संजीव के साथ फंडिंग के समुद्र में पहली छलांग लगा दी। अब फूडी बे आगे बढ़ता जा रहा था, इनको पैसा भी मिल गया, दिमाग इनका तेज था ही, बुद्धिमान थे, IIT के पढ़े हुए, बेन कंसल्टिंग का काम किया हुआ। फूडी बे बढ़ा रहे हैं, फूडी बे बढ़ा रहे हैं, फूडी बे, फूडी बे, फूडी बे, फूडी बे, फूडी ई बे। इनको पता था ई बे जो है ना वो तंग कर सकता है मुझे, लॉ सूट आ सकता है, और आया भी।
कोर्ट का नोटिस आ गया 2010 में कि तुम ईबे का नाम हटा दो। इनको अदालत वाला कोर्ट पसंद नहीं था, इनको फूड खाने वाला कोर्ट, फूड कोर्ट होता है ना मॉल्स के अंदर होता है, इसलिए जब तक लॉ सूट आया फूड ईबे का नाम नया नाम पड़ चुका था जोमेटो, जैसे कि टोमेटो है तो टोमेटो की तरह जोमेटो नाम इन्होंने रख दिया। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, आपके काम की बात क्या है, सीधी बात करूंगा, मैं कहानी जरूर सुनाता हूँ लेकिन सिर्फ फन के लिए नहीं, फाइनेंस के लिए। एपिसोड खत्म होते होते दिमाग में कई नए आइडियाज आ जाएंगे आपके। आज इसके 3 बड़े बिजनेस समझा दूंगा, आप बस इंटरनेट का प्लान लो, नेटवर्थ का प्लान मैं बताऊंगा, आप नेट का प्लान लो, मैं नेटवर्थ का प्लान बताऊंगा। लेकिन फीस जो आपको देनी है वो खाली बदले में सब्सक्राइब करने की देनी, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के वीडियो अगर मिस हो गए, डेप्थ एंड स्ट्रैटेजी आपका कॉम्पिटिटर सीख गया वो आगे निकल जाएगा। और अगर बिजनेस कंटेंट नहीं, कॉमेडी चाहिए मत देखो भैया, मैं कॉमेडी नहीं देता आपको। आइडिया टू आईपीओ इवेंट के लिए भी बोलता हूं, एलिमेंट्री नॉलेज नहीं देता, वो लेनी है तो मत आना वहां पे। एग्जीक्यूशन सिखाता हूं, वो सीखना है तो आना। बेसिक स्ट्रैटेजी नहीं देता, स्केलेबल स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, किसी को बेसिक चाहिए मत आना, आइडिया टू आईपीओ उनके लिए है ही नहीं। ये 1 करोड़ का नहीं 1000 करोड़ तक पहुंचने का रोड मैप सिखाता हूं मैं वहां पे। अगर छोटा ही बिजनेस रखना है मत आना, जरूरत ही नहीं आइडिया टू आईपीओ में आने की। एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो मत आना, एक्सपेंशन सीखना है तो आना। 800 सीटें, 80,000 इंक्वायरी आ चुकी हैं, 19 जनवरी को वही आएगा जो सीरियस एंटरप्रेन्योर है, अगले 2-3 साल में जो 100 गुने की ग्रोथ चाहता है। बाकी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भैया मत आना, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट मत ले लेना, क्योंकि 800 ही सीटें हैं, हाँ जरा तो है नहीं है। मैंने बोर्ड लाइन नंबर दिया है, आप पता कर लेना। अगर आपका रेवेन्यू 1 करोड़ से कम है तो मत आना, 1 करोड़ के ऊपर है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ आपके लिए काम का। चलते हैं मेरे 3 पावरफुल चैप्टर और चौथा मार्केटिंग का। पहले चलते हैं राइज ऑफ जोमेटो। डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था फूडी पे, अब डिलीवरी डोमिनेशन पे जाना था, डिस्कवरी टू डिलीवरी, डिस्कवरी टू डिलीवरी डोमिनेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले लोग डिस्कवर करते थे यार ये रेस्टोरेंट बढ़िया, ये रेस्टोरेंट बढ़िया, फिर वो रेस्टोरेंट पे जाते थे। अब रेस्टोरेंट से खाना घर पे आता है, ये कैसे बनी जर्नी समझते हैं। जोमेटो ने एक ब्लू ओशन बनाया था रेस्टोरेंट की डिस्कवरी को लेकर, रिव्यू को लेकर, रेटिंग को लेकर, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था बाजार के अंदर। 2008 में छोटा सा रेवेन्यू किया 60 लाख का, 2010 आया, 2008 में कंपनी शुरू करी थी, 10 आया, 2 साल के बाद वही 60 लाख रुपए 4 करोड़ पहुंच गया। 15 आते आते तक ये इनका जो जोमेटो है, जो अब तक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, वो 96 करोड़ का हो गया था, लगभग 100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कर रहे थे। अब इन्वेस्टर्स की लाइन लगने लग गई। संजीव बिखचंदानी ने 2, 3, 4, 5, 6 राउंड कर दिए Naukri.com, और पैसा ले लो और पैसा ले लो और पैसा ले लो। सिकोया आ गया, वीवाई कैपिटल आ गया, तमासिक आ गया, खुद ही तमासिक होल्डिंग, बहुत बड़ा फंड है, बहुत बड़ा फंड है। $223 मिलियन मिल गया, पहले $1 मिलियन मिला था, उसके लिए 33% चला गया। अब $223 मिलियन जाने के बाद भी काफ़ी इनका अपना कैपिटल अभी भी इनके कंट्रोल में था। 2015 तक की बात कर रहा हूँ। जो मंथली विजिटर थे ना इनके फूडी बे पे, वो फूडी बे अब जोमेटो बन चुका था, जो कि 2008 में 15,000 थे, 2015 आते आते तक 3.5 करोड़ हो गए। 15,000 से 3.5 करोड़ नंबर अब इनके कंट्रोल में आने लग गया। पहले थोड़े बहुत रेस्टोरेंट हुआ करते थे, 4,000 रेस्टोरेंट थे इनके पास में जब शुरू किया था इन्होंने, लेकिन अब 15 आते आते 4,000 से 4 लाख रेस्टोरेंट आ गए इनके प्लेटफॉर्म पे। रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल सिंपल था कि रेस्टोरेंट को आप लिस्ट करो, आपसे पैसा लूंगा, बैनर ऐड लगाओ, आपसे पैसा लूंगा, एल बैंड की ऐड लगाओ, आपसे पैसा लूंगा, आप बीच के अंदर कोई नोटिफिकेशन डाल दो, कोई पॉपअप डाल दो, आपसे पैसा लूंगा। अब तक दीपिंदर एनालाइज कर चुके थे ये मॉडल से बहुत बड़ी कमाई कभी नहीं हो पाएगी। धंधा तो खड़ा कर लिया, बड़ा कैसे करूंगा मैं? तो बड़ा करने के लिए सोचा क्या अब इतना बड़ा कस्टमर बेस भी है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट का डेटा भी है, ये सब आ गए हैं, कस्टमर भी आ गया, रेस्टोरेंट भी आ गया है। अब इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसका पैसा नहीं मिल रहा मुझे। बात समझ रहे हो? बुद्धिमान आदमी है, हाँ जी। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ, और अभी क्या कर रहे हैं? माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, स्पेस दो, ऐड का पैसा लो, लिस्टिंग करो पैसा लो, लिस्टिंग करो। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं करना है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है कस्टमर के बीच में और रेस्टोरेंट के बीच में, हर ट्रांजैक्शन पे कमाना है। ये पैसा देगा, ये पैसा लेगा, मैं ऐसे ही बैठ के कमाऊंगा जी, है जी। हाँ, ये खाना खाएगा, ये खाना खिलाएगा, मैं नोट छापूंगा। ऐसा कैसे करूं? मेरे पास खाना खाने वाले भी, खाना खिलाने वाले भी। इस मेल में अगर सेल जुड़ जाए तो धंधा स्केल हो जाए, इस मेल में अगर सेल जुड़ जाए तो धंधा स्केल हो जाए। 2015 में अब सही टाइम आ गया जब फूड पांडा आ चुका था, टाइनी आउल आ चुका था, स्विगी ने भी डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब उनके पास पहले ही कस्टमर का बहुत बड़ा बेस, 3.5 करोड़ कस्टमर का बेस था। तो कस्टमर लाने में मेहनत नहीं करनी, रेस्टोरेंट लाने में मेहनत नहीं करनी। एक जीरो से शुरुआत नहीं हो रही थी अभी डिलीवरी की, एक लेवल का काम हो चुका था। दीपिंदर ने कहा 3.5 करोड़ लोग पहले से आ रहे हैं हमारे पास में, अब बस मुझे एक बटन लगाना है फूड डिलीवरी का, वो बटन ऐड कर दूंगा तो बहुत नोट छापूंगा, एक फीचर से फ्यूचर बदल दूंगा, एक ऐसा फीचर लाऊंगा जिससे फ्यूचर बदल दूंगा। दीपिंदर ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। क्या टेक्नोलॉजी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे। तो मेपल ग्राफ नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसने पॉस बिल्ड किया। हाँ, पॉस होता है ना, पॉइंट ऑफ सेल, पॉस, वो बेसिक टेक्नोलॉजी है ना। पॉस सिस्टम से क्या होता है, उसका नाम था जोमेटो बेस बनाया इन्होंने। इस कंपनी को एक्वायर किया, उसका नाम बना दिया जोमेटो बेस। अब इन्वेंट्री रेस्टोरेंट की, उसका सप्लाई कैसे करेंगे, कस्टमर जो आ रहा है उसका प्रोफाइल कैसे होगा, सेल्स के एनालिटिक्स क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, क्या ज़्यादा बिकता है, क्या कम बिकता है, सुबह क्या बिकता है, शाम को क्या बिकता है, महीने के एंड में क्या बिकता है, महीने के शुरू में क्या बिकता है, नाश्ते में क्या बिकता है, खाने में डिनर में क्या बिकता है, कौन से महीने में क्या ज़्यादा बिकता है, मेन्यू का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, मेन्यू आइटम कैसे चेंज कराया जाए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हो जाए,
सब डिजिटल समय आ चुका था इस समय। और डिजिटल समय आने के बाद डिजिटल इन्वॉइसिंग मैं एसएमएस से कर सकता हूँ क्या? डिजिटल इन्वॉइसिंग ईमेल से कर सकता हूँ क्या? इंग्रेडिएंट्स के भी लेवल पे मैं अगर मैनेजमेंट कर सकता हूँ क्या? अब यहाँ इन्होंने एक काम कर दिया जोमेटो बेस के साथ में। अब एक स्पार्स लैब्स नाम की एक कंपनी थी जिसको उन्होंने बाद में जोमेटो ट्रेस बनाया। ये ट्रांसमिट करता था राइडर को, बेसिकली राइडर को पहुंचाने का, मदद करने का काम करता था कि भाई लोकेशन और रेस्टोरेंट के में रियल टाइम कितनी देर में आदमी पहुंचेगा, यहाँ पे पहले ही पता लग जाए मुझे। अब देखो आपको पहले ही पता चल जाता ना कितनी देर में खाना आने वाला है जी। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते हो, नहा धो के अपना फटाफट कपड़े अपने रात का कुर्ता पजामा पहन के अपना कंगी वंगी करके अपना टेबल पे आके बैठते हो, मालूम आने वाला आ गया खाना, और उसके बाद अपना चालू है जी। घर में खाने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता चलता, जोमेटो को पता चल जाता कितनी देर में आएगा। वो टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी थी कि राइडर ऐप का इस्तेमाल करे और उसको बेस्ट रूट का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कौन सा रूट ठीक है, और रेस्टोरेंट जो है ना वो भी लोकेट कर सकें कि राइडर कहाँ पहुंचा है, भैया खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। अब इनको डिलीवरी के पार्टनर चाहिए थे, टेक्नोलॉजी दोनों बिल्ड कर ली इन्होंने, दोनों बिल्ड कर ली, राइडर की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, रेस्टोरेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली। अब चाहिए थे, अब खाना कभी कोल लेने के लिए आया थोड़ी है, खाना देने वाला तो मिला ही नहीं हमारे को। तो गुड़गांव की पैकिंगो कंपनी थी और मुंबई की कंपनी थी ग्रैब, ये दोनों खरीद ली इन्होंने। ये लोकल एरिया में डिलीवरी करते थे, दो एरिया तो इनके दिल्ली एनसीआर और मुंबई, वो तो कंट्रोल में आ गया था कि लास्ट माइल डिलीवरी हो जाएगी मुझे। ये दो छोटी छोटी कंपनियां खरीद ली उन्होंने। लेकिन उनके अलावा बाकी शहरों के लिए डिलीवरी ले लिया, उसके साथ पार्टनर खरीदा नहीं, उसके साथ पार्टनर कर लिया। भाई पिकिंगो ग्रैब इन्होंने खरीद ली और डिलीवरी के साथ पार्टनर कर लिया। पिकिंगो ग्रैब से इनका दिल्ली मुंबई कवर हो गया, डिलीवरी से बाकी शहर कवर करने शुरू कर दिए। तो अभी तक थर्ड पार्टी फ्लीट हुआ करती थी। इनके दिमाग में था मैं अपनी खुद की फ्लीट कैसे बिल्ड करूं, क्योंकि थर्ड पार्टी फ्लीट में अपनी कुछ कमियां होती हैं कि भाई लिमिटेड कंट्रोल है डिलीवरी टाइम और क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी किस तरह रहेगी, कैसे करेगा, और कमीशन फीस 10-10, 15-15, 20-20% पर ऑर्डर देना पड़ता था। या अगर मेरे पास अपनी ही हो जाए पूरी की पूरी फ्लीट और मैं इंश्योर कर दूं कि एकदम फास्ट, रिलायबल और मेरे अपने कंट्रोल में रहे क्वालिटी और कोई कमीशन ना देनी पड़ जाए। तो अब थर्ड पार्टी से इनको अपनी तैयारी करनी थी। जोमेटो ने क्या किया, एक रनर नाम की कंपनी स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया। रनर के अपने 1500 ट्रेन डिलीवरी पार्टनर थे, जहां से इनका पहला पायलट बढ़िया हो गया खुद की फ्लीट का। 2015 में जो इनका रेवेन्यू 96 करोड़ का था, 2018 आते आते 2-3 साल के अंदर 400 करोड़ में पहुंच गए। 2000 रेस्टोरेंट थे उस समय जो डिलीवरी के लिए इनके साथ तैयार थे, 2000 से 54,000 रेस्टोरेंट हो गए इनके। अब रेस्टोरेंट बढ़ गए, अब ये रेस्टोरेंट एक्विजिशन में लग चुके थे। डिलीवरी जो थर्ड पार्टी करती थी, बाहर के लोग करते थे, डिलीवरी करता था बाकी लोग करते थे, अब खुद के इन्होंने 1.5 लाख पार्टनर अपने ऐप पे बना दिए। पहले इसीलिए 10 लाख ऑर्डर फुलफिल करते थे, अब 2.25 करोड़ ऑर्डर हर महीने के ये फुलफिल कर पा रहे थे। तो यहां से इन्होंने अपनी डिलीवरी पार्टनर बिल्ड किए। अब इसका रेवेन्यू मॉडल क्या बना, भाई मैं जब रेस्टोरेंट आएगा उससे कमीशन लूंगा, परसेंटेज लूंगा हर ऑर्डर पे। अब अगर मैं हैंडलिंग फीस भी लूंगा कस्टमर से कि भाई डिलीवरी की कॉस्ट है, पैकेजिंग की है, लॉजिस्टिक्स की है, वो छोटी छोटी एक हैंडलिंग फीस होती है। डिलीवरी की फीस लूंगा, वो कस्टमर पे करता है। भाई अगर 100 रुपये का खाना है, 100 रुपये के खाने के ऊपर 20 रुपये पे करेगा कस्टमर, 30 रुपये पे करेगा कस्टमर, 40 रुपये पे करेगा कस्टमर। तो ये जो है ना सारी की सारी मिला करके इसकी जितने का खाना ऑर्डर होता था उसका 20 से 30% इसको रेवेन्यू आता था। मान लो 100 रुपये का खाना ऑर्डर किया तो 20 से 30 रुपया इसको मिलता था। अब इसके अलावा इसने क्या किया, इसने कहा नए रेस्टोरेंट बहुत आ रहे हैं, उनको भी अगर कंसल्टिंग दे सकूं, व्हाइट लेबलिंग दे सकूं, उनको अपने ऐप का एक्सेस दे सकूं, मैं उनको कस्टमाइज करके अपनी ऐप एनहांस कर सके अपने ऑपरेशंस को, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को, तो मैं रेस्टोरेंट को कंसल्ट करूंगा। तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू वहां से भी आना शुरू हुआ। फिर जो पहली बार रेस्टोरेंट आया जिसने लिस्ट किया, लिस्टिंग की फीस भी ले ली, भाई आएगा चढ़ेगा है जी। हमारे बाजार में, हमारे मॉल में, हमारा डिजिटल मॉल है, इतने लाखों रेस्टोरेंट है, अब तेरे को घुसना है अंदर, तेरे को भी यहाँ पे किराया तो देना पड़ेगा ना, तो लिस्टिंग फीस ले ले उनसे। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन फी कस्टमर से ले ले, जोमेटो गोल्ड। अगर जोमेटो गोल्ड ले लोगे तो डिलीवरी का पैसा कम लगेगा, तो एक बार अपफ्रंट। उससे क्या होगा ना, तो आदमी जोमेटो गोल्ड लेता है, स्विगी पे जाता ही नहीं है, अरे हमने जोमेटो का गोल्ड ले रखा है भैया, डिलीवरी का पैसा लगेगा नहीं, तो जोमेटो सही ऑर्डर करे जाओ। अब जोमेटो को क्या था, ऐसा कर दो कि उससे जोमेटो गोल्ड दिलवा दो एक बारी, स्विगी पे जाएगा ही नहीं है। तो कंसिस्टेंट इनको सब्सक्रिप्शन का भी इनकम आने लग गया। देखो मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं, कंटेंट और रेसिपीज में एक बात कॉमन होती है, फ्लेवर। कोई भी कंटेंट हो जो मैं दे रहा हूँ, कोई भी रेसिपी हो जो आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, उसमें फ्लेवर है। मेरे कंटेंट में भी अगर फ्लेवर होगा तभी स्वाद आएगा, लेकिन इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में देता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, इन डेप्थ देता हूँ, ताकि आपका कुछ भी ब्लैंड ना लगे, फीका ना लगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी दे दूँ आपको मैं। एक आपसे सवाल पूछ लेता हूं मैं, फाउंडर कौन ज्यादा पसंद है आपको, दीपिंदर गोयल जो जोमेटो के हैं, या श्रीहर्षा मैजेटी जो कि स्विगी के फाउंडर है? आपका फाउंडर फेवरेट कौन है? पहले मैंने पूछा डिलीवरी आप कौन सी फेवरेट है, अब दीपिंदर और श्रीहर्षा में से फाउंडर आपका कौन फेवरेट है, किसको आप ज्यादा पसंद करते हो? चलते हैं हम, ये मैंने आपको समझाया जोमेटो। आप समझते हैं फार्म टू फोक मॉडल बिल्ड कर दिया इन्होंने, पूरी सप्लाई चेन पीछे की लेके जा सकूं, रेस्टोरेंट को अच्छा कर दूं, रेस्टोरेंट को मैं तबाही बना दूं, बढ़िया बना दूं कि रेस्टोरेंट की सप्लाई अच्छी कर सकूं। दीपिंदर को सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे थे अभी,
इंश्योर कर रहे थे कि कस्टमर का फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करे। 2017 में उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, भैया फूड की क्वालिटी को लेकर कंप्लेंट आ रही है, लोग रिफंड की रिक्वेस्ट करते हैं। खाना मंगाया 300 रुपए का, अब चाउमीन वाउमीन मंगा ली, और चाउमीन के अंदर जो सैलेड वैलेड था वो थोड़ा लग रहा था भाई ना, गले हुए सैलेड कोई चाउमीन में घुमा दिया ऐसा है जी। वो थोड़ा नेपाल से आते हैं, कोई उछाल उछाल के यूँ चाउमीन बना रहे है जी। और उसमें क्या है, अगर सब्जी सड़ी हुई होगी, टमाटर अगर सड़ा होगा तो उसका स्वाद तो ख़राब हो ही जाएगा। तो जो है ना रिक्वेस्ट आती थी कि भाई मेरे पैसे रिफंड करो, ले जा चाउमीन वापस, मैं नहीं खाऊंगा। और चाउमीन को कूड़े में फेंक रहा है, फोटो लेकर के ट्विटर पर डाल रहा है, नाम खराब हो रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, कस्टमर को इनकन्वीनियंस हुई। तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उस इनकन्वीनियंस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, पार्टनर रेस्टोरेंट का ना ऑडिट करते हैं, इनको जाकर चेक करते हैं। तो ये अपना चश्मा लगा करके अपना निकल पड़े वहाँ पे कि भाई जा करके अपना चेकिंग करेंगे, भाई तेरा क्वालिटी कैसा है सब्जी का, फ्रूट का, मीट का, हाइजीन कैसा, साफ सफाई रखता नहीं रखता, सॉसेस पुरानी तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो रही है जी, बदबू तो नहीं आ जाएगी खाने में, मसाले दिखा मुझे कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ब्रांड के मसाले। सरप्राइज हो गया कि भाई खाली 20% ही रेस्टोरेंट, यानी कि हर 5 में से 1 रेस्टोरेंट पास हुआ, 4 फेल हो गए। दीपेंद्र ने सोचा यार ऐसा कुछ करता हूँ कि डिलीवरी के साथ खाने की क्वालिटी अच्छी हो जाए, और अगर क्वालिटी अच्छी हो गई खाने की तो लोग बार बार ऑर्डर करेंगे। उन्होंने रेस्टोरेंट से बातचीत किया, वो बोले यार भैया हम कैसे अच्छा दे दें यार, हमारा कोई वेंडर सामान सब्जी दूध टाइम पे देता है, कोई नहीं देता है, इनकंसिस्टेंट डिलीवरी है, अनरिलायबल डिलीवरी टाइम है, कभी प्राइस बढ़ जाता है कभी घट जाता है, नेगोशिएट कर नहीं पाते, इतनी सारी वैरायटी कहाँ से ला कर रख ले, इतने सारे कंट्रोल कैसे, अब खाना बनाएं कि सारा खाना सामान खरीदने में पूरा समय लगा दें, कितना दूर जाए सामान खरीदने। आजादपुर सब्जी मंडी जा रहा है, बाइक पे अपना ले करके, ये टांग के बोरा पीछे बाइक के आराम से, अब कहे भैया मेरा काम था रेस्टोरेंट में लेट हो रहा हूँ मैं। इसने सोचा है बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर इनको सारा माल सप्लाई कर दूं, देखो कैसे किया उन्होंने, ये समझना आप। ये बोले ये फूड डिलीवरी की बात नहीं है, ये रेटिंग और लिस्टिंग की बात नहीं है, ये बात है कि मैं पूरी फूड कंपनी बन जाऊं, कंप्लीट कंट्रोल है ना, कंप्लीट कंट्रोल ले आऊं, पूरी फूड कंपनी में कैसे बन सकता हूं। इसने सर्च करना शुरू किया तो एक वोटू नाम की कंपनी मिली इनको, WOTU, जिसको उन्होंने बाद में हाइपर प्योर नाम दिया। वोटू जो था जिसको हाइपर प्योर उन्होंने नाम दिया, वोटू सबसे बड़ी ऐसी कंपनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर जो क्या करता था, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और क्लब्स वगैरह के लिए वो सप्लाई किया करता था, सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोल्ट्री, ग्रोसरी, स्पाइसेस, मिल्क, सब कुछ देता था। तो वो क्या करता था, फार्मर से लिया, एक वेयरहाउस लिया, वेयरहाउस के अंदर इकट्ठा किया और सीधा रेस्टोरेंट को सप्लाई कर दिया। तो 250 रेस्टोरेंट्स थे इसके पास में। इसको होरेका बोलते हैं। होरेका का मतलब होगा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह। तो ये होरेका को सप्लाई करना, 250 रेस्टोरेंट थे इसके पास में, उनका डिस्ट्रीब्यूट। तो एक बड़ा स्टोर हाउस, वेयरहाउस बना रखा है, उस वेयरहाउस में सारा सामान इकट्ठा होता है और यहाँ से 250 रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। अब इसका फायदा क्या हो रहा था इसको, वोटू को फायदा यह था कि भाई मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में 250 रेस्टोरेंट्स के लिए, आप समझ लो अगर उसको 100 किलो का सामान चाहिए तो बोला 25,000 किलो का सामान अगर मैं बल्क में खरीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता मिलता है। अब वोटू को सस्ता मिलता है और रेस्टोरेंट को टाइम से अच्छी क्वालिटी का माल डिलीवर हो जाता है। तो इसके पास एक फुल प्रूफ टेक बना चुका था कि माल कैसे आ रहा है, फार्मर से वेयरहाउस में पहुंच रहा है और वेयरहाउस से रेस्टोरेंट्स में जा रहा है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेस्टेज का कंट्रोल कर रहा था ये। अब वोटू को उन्होंने खरीद लिया और उसको बना दिया हाइपर प्योर। और हाइपर प्योर क्या करेगा, अब फूड और वेजिटेबल लेगा फार्मर से और प्री नेगोशिएटेड प्राइस पे, क्योंकि मैंने तेरे से बल्क में माल लेना है, तेरे यहां से उठाना है, तो मेरे को मेरा माल मेरे रेट पे चाहिए। अब वही जो समझ लो टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा तो इनको 60 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया, मंडी के रेट से सस्ते रेट पे मिलना शुरू हो गया, क्योंकि बल्क में माल। और प्रोसेस्ड और पैकेज फूड के लिए जो इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे जो ब्रांड से लेना शुरू कर दिया। तो ब्रांड से भी अगर मैं मसाले ले रहा हूँ, चटनियाँ ले रहा हूँ, सॉसेस ले रहा हूँ, है ना, मेयोनेज़ ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ, तो वो भी मुझको सस्ते में मिलना शुरू हो गया, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीधा उससे ले रहे हैं। और हर बड़े शहर के अंदर अपना एक हाइपर प्योर का बड़ा वेयरहाउस होगा, पीछे से सामान इकट्ठा होकर यहाँ आएगा और यहाँ सारे रेस्टोरेंट्स को भेज दूंगा, जहाँ सबका सब पहुँच सकता है, टाइम से पहुँच जाएगा। अब हाइपर प्योर के ना टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट कर देता है कि इस रेस्टोरेंट को इतना सामान चाहिए इसलिए मैं इतना स्टोर करूंगा, इस रेस्टोरेंट को इतना सामान चाहिए मैं इतना स्टोर करूंगा, मेरे पास 10,000 रेस्टोरेंट है जो मुझे सामान ले रहे हैं, मैं इतना सामान स्टोर करूंगा, इतना सामान खरीदूंगा। प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई और रेस्टोरेंट के जो ऑर्डर थे वो 2,000 आइटम्स पूरी की पूरी ऐप पे लिस्ट कर दिया। अब हाइपर प्योर की ऐप और वेबसाइट पर अपना रेस्टोरेंट वाला अपना कुर्सी पे बैठा है, पैर पे पैर रख के आराम से, अब नहीं बाइक पर लेकर के घूम रहा, आराम से बैठा है, ये भेज दो, 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 उनका सामान पहुंच जाए वहाँ पे, फ्रूट और वेजिटेबल अगले दिन डिलीवर हो जाए वहाँ पे, प्रोसेस फूड वेजिटेबल 4 घंटे के अंदर मिल जाए सारा। अब इस प्रोसेस से हाइपर प्योर जो है ना वो रेस्टोरेंट की हेल्प करने लगे। अब क्योंकि इनके पास में बाकी वेंडर्स के पास रेस्टोरेंट को नहीं जाना पड़ता था, एक ही जगह हाइपर प्योर पे सारी चीजें इनको अपने आप मिल रही थी, वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट और सारे पेरिशेबल आइटम की ऑन टाइम डिलीवरी हो रही थी। हुआ क्या, वो वोटू जो पहले था बड़ा छोटू,
वो वोटू जो था छोटू बन गया हाइपर प्योर। कैसे बना? तब केवल 250 रेस्टोरेंट था जब खरीदा था वोटू को, आज 40,000 रेस्टोरेंट हो गए। तब उस समय खाली बेंगलुरु में था, वहां पे ये कर रहा था अपनी, अब 100 शहरों में पहुंच गया बेंगलुरु से। पहले एक ही वेयर हाउस था क्योंकि बेंगलुरु में था, अब 27 वेयर हाउस हो गए पूरे देश भर में। पहले 48 घंटे में माल पहुंचाया करता था, अब 4 घंटे में माल पहुंच जाता है। ये फर्क आ गया। वोटू जो था बड़ा छोटू, अब बन गया बड़ा हाइपर, है जी, बड़ा हाइपर प्योर। वोटू जो 17 करोड़ का रेवेन्यू करता था, आज 3,172 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। हाँ, लगभग 3,2500 करोड़ के रेवेन्यू। वोटू में खाली 350 रुपये का ऑर्डर होता है, यहाँ 1,500 रुपये का ऑर्डर होता है। 1,500 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोल रहा हूँ आपको। तो वोटू जब जोमेटो से खरीदा था, आज जोमेटो के अंदर ये 28% के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो वोटू जो अब बन चुका है हाइपर प्योर। देखो मैं आपको ना इन डेप्थ स्ट्रैटेजी दूंगा, पूरा जोमेटो एक वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। दीपेंद्र ने एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई किया था, वही मैं चाहता हूं आपको देना। मेरा आइडिया टू आईपीओ में मैं यही करता हूं, वही कोर फिलॉसफी है कि धंधा बढ़ेगा तभी धन बढ़ेगा आपका। आप मेरे से कुछ सुनते हो, लोगों से सुनो ना आप। कोई भी कंपनी आपकी जिसका टर्नओवर सपोज 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, उस आप चाहते हो उसको आईपीओ में लेकर के आना, तो बेस्ट इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर आया और इस इवेंट में मैंने सीखा वीएक्स सर से, फ्रेमवर्क से वो सीखे कैसे बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद दिमाग का ढक्कन खुल गया। मिडिल लेवल के सेगमेंट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, सभी को ये प्रोग्राम एक बार जरूर आकर के करना चाहिए। सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लर्निंग रहती है। जितना ढक्कन छोटा उतना धंधा मोटा। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए। एकदम उत्साह बढ़ जाएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आपका धंधा बिजनेस बन जाएगा। और भाई लोगों, मुद्दे की बात ये, जो आप कंज्यूम करते हो वही आप बन जाते हो। व्हाट यू कंज्यूम इज व्हाट यू बिकम। आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो ये आपकी चॉइस है। आप बिग बॉस देखना चाहते हो या खुद को बॉस देखना चाहते हो? आप खुद को बॉस देखना चाहते हो या सलमान खान का बिग बॉस देखना चाहते हो? ये आपकी अपनी चॉइस है भैया। मैं वही कंटेंट बनाता हूं जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करे। मुझे पता है टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, ना आपका ना अपना। जिनको फायदा समझ में आता है वो देखते भी है, शेयर भी करते हैं। भैया आप यू हैव टू शेयर इट विद समबडी हु रियली नीड्स इट। सोचो किस किस को जरूरत है इन सब टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज की। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया में 22वां एपिसोड है। और शेयर करते वक्त ना #डॉक्टर विवेक बिंद्रा #टाइकून्स ऑफ इंडिया डाल दो, तो मैं आपको ढूंढ लूंगा कि आपने वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पे। आपने अगर सोशल मीडिया पे शेयर किया और आप हैशटैग से मिल जाते हो, तो मैं आपको 9,999 रुपये के कोर्सेज फ्री गिफ्ट करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं टाइकून्स ऑफ इंडिया भारत देखें और भारत बिजनेस की इन डेप्थ स्ट्रैटेजी सीखे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन। मैं हर एक के पीछे की डेप्थ दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की टाइमलाइन नहीं दे रहा हूँ आपको, इंसिडेंट्स नहीं बता रहा हूँ, खाली डेप्थ कहानी नहीं सुना रहा हूँ, डेप्थ दे रहा हूँ मैं आपको। और अगर आप भी ऐसे किसी शख्स की कहानी जानना चाहते हैं जो स्ट्रगल से टूटे नहीं बल्कि स्ट्रगल से टकराए और टाइकून बन गए, टूटे नहीं टाइकून बन गए, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ भाई लोगों। जितने जितने नाम देते जा रहे हो मैं सब पे बनाते जा रहा हूं मैं। और आपको क्या लगता है, पीछे मेरे एक टाइकून आए थे और उनके वीडियो पे क्विज पूछ लेता हूं, इन 4 लोगों में से सबसे अमीर रिचेस्ट एक्टर कौन है? जो अपने बॉलीवुड से हैं, रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, विवेक ओबरॉय, शाहिद कपूर। इन चारों में सबसे अमीर एक्टर कौन से हैं भारत में? इन 4 में से सबसे अमीर कौन से हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरे अध्याय पे चलते हैं। मास्टर स्ट्रोक था कंट्रोलिंग द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ फूड। पूरा वैल्यू चेन। द फूड कंपनी बन रहे थे ये, डिलीवरी कंपनी नहीं, द फूड कंपनी। एक्चुअली पूरे परसेप्शन को बदल दिया, तभी 3.25 लाख करोड़ की कंपनी बनी है ये। पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया, ये द फूड कंपनी है। तो पूरा वैल्यू चेन कैसे कंट्रोल करूं? अब जोमेटो जो है ना, ऑलरेडी सप्लाई चेन को पीछे हाइपर प्योर से कंट्रोल कर रहा था। हाइपर प्योर माल लाता था, रेस्टोरेंट को लेता था, रेस्टोरेंट में खाना बनता था और कस्टमर पे पहुंचता था। समझ रहे हो ना? हाइपर प्योर किसान से लेके आया, किसान से हाइपर प्योर से कहाँ गया, रेस्टोरेंट पे पहुंचा, रेस्टोरेंट से कहाँ गया, कस्टमर पे पहुंचा। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बन रहा था। अब थी अपॉर्चुनिटी कि मैं कनेक्टेड, रिलेटेड, एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाऊं। क्या किया इन्होंने? कनेक्टेड, रिलेटेड, एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट। समझ लो कि इनको नए रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड करने थे। और जोमेटो का उस समय 4 करोड़ लोगों का एक्टिव यूजर हो चुका था। 4 करोड़ लोग आ रहे थे, लेकिन 4 करोड़ लोग आते थे, कभी रेस्टोरेंट देखते थे, पता करते थे, कभी वैसे ही आके मेन्यू देख के चले जाते थे, कभी आते थे, देखते थे, चलो बाद में ऑर्डर करता हूँ चलिए। 4 करोड़ में से 1 करोड़ जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, 3 करोड़ लोग आए, चक्कर काट के चले गए। अब ऐसे सोचा यार जो आ रहे हैं ना वो पैसे दे के जाएं। अब जो आ रहे हैं 4 करोड़ का जो एक डेटा है मेरे पास में, है ना, 4 करोड़ का बड़ा डेटा है, एक्टिवली आ रहा है मेरे पास में। सबसे पैसा चाहिए मुझे, कैसे करूं, कहां से ग्रोथ पोटेंशियल लेकर के आऊं? तो उन्होंने सोचा यार भाई देखो, खाली खाना ही थोड़ी खाना आदमी को तो कितनी सारी चीज़ें और चाहिए। तो ग्रोसरी की मार्केट है बहुत बड़ी, ई ग्रोसरी मार्केट ग्रो कर रही है। उस समय का जो GMV था ना 2019 में, वो केवल 2.25 लगभग $1.9 बिलियन का था। वो एक ही साल के अंदर 3.3 बिलियन हुआ 2020 में। लेकिन इसका जब पता किया, बेन कंसल्टिंग से है ना, बुद्धिमान है, IIT ने पता किया, आज 2020 से 2025 तक ये $3 बिलियन से $25 बिलियन होने वाली मार्केट। ई ग्रोसरी की मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। आने वाले अडॉप्शन कर्व को पहचान के बोले मैं अर्ली मूवर एडवांटेज लेता हूँ।
और बड़े बड़े प्लेयर उस समय टाटा को ऑब्जर्व कर रहे थे, बिग बास्केट खरीद लिया, रिलायंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, डंजो खरीद लिया, जियो मार्ट चालू कर दिया, ये सबको ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि मार्केट मूव कहाँ कर रही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट ग्रोसरी की इंडस्ट्री में आ रही है और अब तक अमेरिका और यूरोप तो इसमें बहुत आगे जा चुका था। स्विगी ने स्लोली अपनी तैयारी कर ली थी ग्रोसरी की। स्विगी ने अपना इंस्टामार्ट बना लिया था, जो डार्क स्टोर मॉडल होता है। आपको डार्क स्टोर मॉडल अभी समझा देता हूँ मैं, ईजी करता हूँ मैं। क्या होता है, तो जोमेटो जो सोच रहा था कि यूरोप और अमेरिका इसमें अब डोमिनेट कर रहा है, इंडिया में ये वेव आने वाली है, मेरे को कुछ कमियां हैं इसके अंदर, उसने अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किया। पहले बोला डार्क स्टोर चाहिए। मैं डार्क स्टोर क्या होता है समझाता हूँ। एक शहर में 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक 3000 स्क्वायर फीट से 8000 स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस होगा। डार्क स्टोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ कस्टमर नहीं जाता, कस्टमर के लिए वो अंधेरा है। कस्टमर ने ऐप से ऑर्डर किया, माल घर पे आ गया, कस्टमर वो स्टोर में एंटर नहीं करता, वो स्टोर कंपनी का अपना है, प्राइवेट है, जहाँ से खाली डिलीवरी वाले आएगा, सामान उठा के लेके जाएगा। डार्क स्टोर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होगा वहाँ पे जहाँ हाई डिमांड आइटम का फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा। अब इनको एक दूसरी चीज़ समझ में आई कि मुझे इस धंधे के लिए, नया धंधा है, इस धंधे के लिए डिलीवरी राइडर्स चाहिए। ये अलग टाइप के हैं। जोमेटो के पास अपने उस जो खाने के डिलीवरी के राइडर थे, लेकिन डार्क स्टोर से सामान पहुंचाने के लिए राइडर चाहिए थे इनको। टेक्नोलॉजी चाहिए थी इनको। तीसरी चीज़ कि ऐसी ऐप जो कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में, डिलीवरी ट्रैक करने में और पेमेंट मैनेज करने में हेल्प कर दे। चौथी चीज़, वो डेटा का इंसाइट चाहिए था, कहाँ पर क्या बिकेगा, क्या जल्दी बिकेगा, हाई डिमांड किस आइटम की होने वाली है, और स्टोर का लेआउट मुझे कैसा चाहिए, भाई कितना सामान रखना है, असॉर्टमेंट क्या होगा, पैकेज क्या करना है, डिस्पैच कैसे करना है, तो वो स्टोर को कैसे प्लान करना है मेरे को, तो सबको डेटा चाहिए। मेरे को मैन पावर प्लान करनी है कि भाई पीक आवर में कितने आदमी चाहिए, नॉन पीक आवर में कितने चाहिए, किस समय सवेरे ज़्यादा ऑर्डर होता है कि शाम को ज़्यादा ऑर्डर होता है, दिन में ज़्यादा ऑर्डर होता है, महिलाएं ज़्यादा ऑर्डर करती हैं, पुरुष ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। उस हिसाब से मुझे कितनी, कहाँ पे कितनी मैन पावर लगने वाली, किस शहर में कहाँ कितने लोग घूमेंगे, कितना सामान, कौन सा सामान, तो उसका डेटा चाहिए था इनको ताकि मैन पावर प्लान कर सकें। ये हो गई 4 चीज़ें। अब जोमेटो को जल्दी शुरू करने के लिए बोला, मैं शुरू से शुरू क्यों करूँ भाई, मैं स्क्रैच से शुरू करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास में। तो दीपेंद्र ने देखा ब्लिंकिट जो है ना मार्केट का लीडर बन रहा था उस समय, ग्रोसरी पहुंचाता था घर पे ब्लिंकिट, और कुछ तो पैरामीटर के अंदर तो ब्लिंकिट की ऑलरेडी मोनोपोली हो चुकी थी, कुछ चीज़ों में तो ब्लिंकिट पहले ही मास्टर बन चुका था। अब जो है ना हाईएस्ट ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 55% मार्केट शेयर था। अब लेकिन ब्लिंकिट ना इन्हीं के अपने एक एक्स एम्प्लॉय की कंपनी थी और आगे बढ़ रहा था वो, लेकिन पैसा खत्म हो रहा था क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी। आगे बढ़ रहा था, एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा था, डीप डिस्काउंट दे रहा था कि कस्टमर आए, पर ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी है कि कैश बर्न हो रहा था, तो परेशान चल रहा था इनका फाउंडर। तो इन्होंने देखा कि भाई मेरे लिए ना दिक्कत ये है कि इनके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, इनके स्टोर्स बंद हो रहे हैं, ये कंपनी के वेंडर्स की पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं ये चीज़ों को ठीक कर दूँ। और तो उन्होंने क्या किया, एक बार मैं नहीं करूँगा, मेरे एक्स एम्प्लॉय कंपनी है, उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको बताता नहीं हूँ, उसको पहले इसकी कंपनी का छोटा सा हिस्सा 9% खरीदा और 6 महीने तक उस पैसे से काम करने दिया उसको। फिर उसको और थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा लोन वोन दे दिया, फिर थोड़े दिन उसको देखा। अब उसने देखा कि भाई ये ठीक चल रहा है, इस समय चला पा रहा है ना, और उसको पहले ऑब्जर्व करते रहे अपने साथ में। देखा यार लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि वेंडर पेमेंट वगैरह सब लेट करता है तो वेंडर को छोड़ के चले जाते हैं। और 50 से ज़्यादा इनके अपने डार्क स्टोर थे वो बंद हो चुके हैं, जो वेयर हाउस होते हैं, डार्क स्टोर समझा मैंने आपको भी। और 6-7 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, एक्चुअली 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, ताकि बहुत तेज डिलीवरी हो जाए, 10 मिनट के अंदर सामान पहुंच जाए। और ऑर्डर्स इनके पास ज़्यादा आ नहीं रहे थे क्योंकि इनको क्या करना पड़ता था, बहुत कमीशन देनी पड़ती थी डिलीवरी बॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, और डिलीवरी बॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी कमीशन दो तो अपना खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए वर्किंग कैपिटल और खत्म हो रहा था। दीपेंद्र ने देखा भाई अगर मैं हाइपर प्योर को टर्न अराउंड किया, मैंने जो बेंगलुरु की एक छोटी कंपनी है ना, जो था वो2 था उस समय, बड़ा छोटू, जिसको बना दिया उन्होंने हाइपर प्योर, बोला ऐसा ही अगर मैं यहाँ भी कर दूँ ब्लिंकिट के साथ में। और इससे बढ़िया सिनेरियो नहीं है जब ब्लिंकिट के फाउंडर को पैसे की बहुत भूख है। ब्लिंकिट का फाउंडर तड़प रहा है, इधर से उधर, रात को नींद नहीं आती उसको, सारी रात जो है ना बिस्तरे से उठता है, हाय पैसे खत्म, बार चादर उतर के तकिए से उठ के खड़ा हो जाएगा, पैसे खत्म कहाँ से आए। अब मौका है। अगस्त 2021 में 9% 750 करोड़ के अगेंस्ट दिया उन्होंने। मार्च 2022 में 1100 करोड़ का कर्जा दे दिया, क्रेडिट लाइन दे दिया। और जब जून 2022 आया और 3-4-5 महीने के अंदर इन्होंने 4500 करोड़ में, लगभग 4448 करोड़ में इन्होंने ब्लिंकिट अब खरीद ली। तो पहले उसको बढ़ने दिया, ऑब्जर्व करते रहे, डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते रहे, और क्या हुआ, एक ही साल में इंपैक्ट बहुत तेज हो गया। 2023 फाइनेंशियल ईयर में 29 लाख ट्रांजैक्शन थे, है जी, 29 लाख यूजर थे, और 2024 एक ही साल में 51 लाख हो गए। 6500 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू थी, यहाँ 12400, एक ही साल में डबल कर दिया उन्होंने। पहले 370 थे, अब 550 के आसपास डार्क स्टोर हो गए इनके। पहले 25 शहरों में थे, अब ये बढ़ते 45 शहर, लगभग डबल इन्होंने एक ही साल में कर दिया। इनको लगा एक्सपेरिमेंट ठीक चल रहा है। वो जो 2023 में छोटी सी वैल्यूएशन थी $568 मिलियन की, अब $15 बिलियन की हो गई, $15.5 बिलियन की, $500 मिलियन बन गया
15 प्लस आधा बिलियन डॉलर, $15.5 बिलियन। वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू करता था, अब 2500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पे आ गया। जोमेटो ने जब इसको ब्लिंकिट को खरीदा, आज ये ब्लिंकिट इनके 22% रेवेन्यू का 22% कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट 3 चीज़ें थी ये, एक था जोमेटो, एक हाइपर प्योर और एक मैंने आपको ब्लिंकिट समझाया। ये एक्विजिशन से हुआ क्या, आप समझते हैं इस एक्विजिशन से इन्होंने क्यों खरीदी कंपनी? क्योंकि हाइपर प्योर इनको बहुत प्योरली मदद कर सकता था। हाइपर प्योर जो इससे पहले बता चुका हूं आपको, समझो पूरी कहानी को। ये हाइपर प्योर ना दोनों को सप्लाई चेन का मेन सोर्स बन गया। किसको? रेस्टोरेंट को तो ये खाना सब्जी दाल पहुंचा ही रहा था, अब ये ब्लिंकिट को भी पहुंचाने लग गया। मैं समझाता हूं आपको। ब्लिंकिट से पहले ना जो हाइपर प्योर था वो 1400 करोड़ का था, ब्लिंकिट के आने के बाद में 3300 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। मैं समझाता हूं उसको, कहानी को समझो। 4 फायदे हुए ब्लिंकिट के आने से, ऐसे ही हवा में नहीं किया धंधा, 4 फायदे समझ लो। हाइपर प्योर को जो पहले ले चुका है उसको ब्लिंकिट जिसने माल घर पहुंचाना है उसका एक बड़ा कैप्टिव मार्केट तुरंत मिल गया, हाइपर प्योर मोटा हो गया। ब्लिंकिट को एग्जिस्टिंग कैप्टिव मार्केट जोमेटो की मिल गई, क्योंकि जोमेटो के 4 करोड़ कस्टमर पहले से ही थे। अब 4 करोड़ कस्टमर को घर में राशन पानी साबुन तेल भी तो चाहिए ना। अभी तो खाना बचाते थे जोमेटो को 4 करोड़ कस्टमर को, अब 4 करोड़ कस्टमर को साबुन पानी तेल राशन बाकी आइटम भी पहुंचाना शुरू कर दिया। भाई ये थोड़ी है कि मैं खाना ही बार बार मंगाऊं, मुझे आटा ले लेकर के खुद के घर में बना सकता हूं खाना में। तो अब ये हो गया जी, पहला हाइपर प्योर को ब्लिंकिट का मार्केट मिल गया, ब्लिंकिट को जोमेटो का मार्केट मिल गया। अब ब्लिंकिट के पास एडवांटेज था, तीसरा पॉइंट समझ लो आप। हाइपर प्योर का इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स पहले से रेडी था। जो हाइपर प्योर सारा माल ला करके किसानों से इसको पकड़ाया था ब्लिंकिट को, वो वाला फायदा भी मिल गया। अब जोमेटो पूरी की पूरी वैल्यू चेन को बड़े मार्केट शेयर के साथ कंपेयर कर पा रहा है। इसको बोलते हैं फार्म टू फोक। किसान के घर से आपकी टेबल तक, आपके छुरी कांटे तक सारा का सारा खाना इस वैल्यू चेन। मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं आपको, ऐसे समझो। हाइपर प्योर समझ लो पापा जी हैं सबके, मेन बड़े पापा जो है ना, इधर अपना किसान से माल लेके आते हैं, सारा का सारा मेन मैन्युफैक्चरर से माल लेकर के आ रहे हैं हाइपर प्योर में। उसके बाद वो अपने वेयर हाउस में सामान लेके जाते हैं, वेयर हाउस से रेस्टोरेंट में सामान जाता है और रेस्टोरेंट से कस्टमर पे आता है। ये क्या है? ये हो गया फूड डिलीवरी। यहां से सारा फूड डिलीवरी हुआ। वही हाइपर प्योर जो बड़े पापा है वही डार्क स्टोर में माल भेज रहे हैं, डार्क स्टोर से ब्लिंकिट में जा रहा है, ब्लिंकिट से फिर कस्टमर के पास जा रहा है। क्या क्या? वही आटा दाल चावल तेल चीनी वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो हाइपर प्योर दोनों को कर रहा है, यहाँ फूड डिलीवरी को भी पावरफुल बना रहा है और यहाँ ब्लिंकिट में राशन पानी की डिलीवरी को भी पावरफुल बना रहा है, रेस्टोरेंट के खाने की डिलीवरी को पावरफुल बना रहा है, राशन पानी की डिलीवरी। तो दोनों के लिए हाइपर प्योर काम कर रहा है। तो हाइपर प्योर बड़े पापा और बड़े पापा बन गए, दादाजी बन गए सबके। हाइपर प्योर एक ही बारी में पीछे सारा माल लेगा, सारे किसानों से माल आ रहा है, सब जगह से आ रहा है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से माल आ रहा है, सस्ते में आ रहा है। इनके मार्जिन बचने शुरू हो गए रेस्टोरेंट के धंधे में। अब रेस्टोरेंट वाले से भी कमा रहे हैं ये। रेस्टोरेंट को पहले माल बेचते हैं और रेस्टोरेंट जब कस्टमर को माल, दोनों जगह कमा रहे हैं ये। जब ये रेस्टोरेंट को राशन पानी पहुंचाएंगे तब कमाएंगे, जब रेस्टोरेंट राशन पानी को खाना में कन्वर्ट कर देगा, फूड बना देगा, पता है, तो वहां भी कमाएंगे। और जो सीधा सीधा सामान आ ही रहा था पहले से ही, वो ब्लिंकिट के थ्रू बेच। अब क्या किया जी? अब इन्होंने कहा अब इसकी मार्केटिंग करता हूं जबरदस्त। एक्साइट एंटरटेन एंगेज, ये इनका मार्केटिंग मंत्र। एक्साइट एंटरटेन एंगेज, इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर दो अपनी मार्केटिंग में, लोगों को मजा आए, मुस्कुराहट आए, पॉजिटिव मुस्कुराहट आए और लोग साथ में लग जाए, हम भी टाइप करेंगे, एंगेज हो जाएंगे। एवरी कैंपेन शुड लीव अ स्माइल ऑन कस्टमर्स फेस। ये दीपेंद्र गोयल कहते हैं हमेशा। पहले खुश करूंगा, बाद में बिजनेस को पुश करूंगा। सेल्स ओरिएंटेड काम नहीं करते, पहले खुश करूंगा, ऐसा आप मार्केटिंग करूंगा, लोग खुश हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे और फिर मेरा माल लेके जाएंगे। और कमाल है जी। इनकी फिलॉसफी क्या है जोमेटो की? कुछ भी बेचना नहीं है, कुछ भी बेचना नहीं है। मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग लगनी नहीं चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को ना शेयर करने का मदद करे, उसके ऊपर पार्टिसिपेट करने का मदद करे, एंगेज करने का मदद करे। जोमेटो की मार्केटिंग कैंपेन खाली वायरल नहीं होती, दूसरे ब्रांड बाद में कॉपी भी करना शुरू कर देते हैं। जोमेटो ने एक फनी इंट्रीगिंग ट्वीट किया। क्या किया? गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए है जी। हमेशा ही बाहर से मंगाते रहते हैं जी, घर का खा लो कभी कभी। तो लोगों ने देखा, रे ये कह रहा है कभी कभी घर का उल्टी मार्केटिंग कर रहा है, इंट्रीगिंग मार्केटिंग है। डाबर ने नीचे डाल दिया अपना कमेंट, गाइस कभी कभी बातें ना हजम कर लेनी चाहिए। वो हाजमे की चीज़ें बेचता ही है डाबर। यूट्यूब ने बोला गाइस कभी कभी रात को 3 बजे ना फ़ोन साइड पर रख के सो जाना चाहिए। 3 बजे तक लोग यूट्यूब देखते रहते हैं। मोबीक्विक बोला गाइस कभी कभी ना क्यू में लग करके भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना चाहिए, क्योंकि लोग मोबीक्विक से बिल पे करते हैं। वायरल फीवर आया, वो अपने कॉमेडी वीडियोस बनाता था। गाइस कभी कभी टीवी भी देख लेना चाहिए, है खाली वायरल फीवर देखते रहते हो। तो ये जो है ना, क्या हुआ, दुनिया ट्रेडमिल पर दौड़ती है, दीपेंद्र ट्रेंड मिल पर दौड़ते हैं। ट्रेंड मिल ये क्या है? जैसे ना पहले एक ऐड लगा दिया ब्लिंकिट का,
दूध मांगोगे दूध देंगे, फिर नीचे जोमेटो का ऐड लगा दिया, खीर मांगोगे खीर देंगे, हैं वो सनी देओल का था ना जी यार, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, है जी। और नीचे फिर मैगी ने डाल दिया, 2 मिनट मांगोगे तो मैगी दे देंगे, है जी। वो पीछे यूपी पुलिस ने अपनी ऐड डाल दी, मदद मांगोगे यूपी 112 की PR भी भेजेंगे, है जी, वो रिस्पॉन्सिव व्हीकल जो होती है। तो सबने करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या करते हैं, अगर कहीं कंट्रोवर्सी भी हो जाए तो उसकी अपॉलॉजी करके फिर से एंगेजमेंट शुरू कर देंगे। एक ऐड थी इनकी, बड़ी वायरल हुई, आज तक चल रही है, MCBC। अब MCBC ना भारत में, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गाली की तरफ इंडिकेट करता है, MCBC गाली लगता है, लेकिन नीचे छोटा छोटा लिख दिया मैक एंड चीज़ बटर चिकन। अब वो मैक एंड चीज़ बटर चिकन लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, MCBC बड़ा बड़ा दिख रहा होर्डिंग पे, वो गाड़ियाँ चलते चलते धीमी हो रही है, MCBC क्या लिख दिया जोमेटो ने, तो नीचे जाके देखा, अच्छा मैक एंड चीज़ बटर चिकन, वो गाड़ियाँ धीमी हो जाती थी वहाँ पे। ये वायरल हो गया, कई लोगों को बुरा लग गया, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बोला शेमफुल है ये, शर्मनाक है ये। वायरल हो गई सारी बातें, सब बात करने लग गए, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, लोगों ने ओपिनियन देना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे। एक्चुअली क्या लोग ना कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट, ही बिकेम टॉक ऑफ अ टाउन। नाउ न्यू टॉक ऑफ अ टाउन हैज बिकम अ टॉक ऑफ अ टाउन, एंड सारी की सारी पुरानी टॉक ऑफ अ टाउन आर नाउ आउटसाइड द टाउन, एंड ही बिकेम द टॉक ऑफ अ टाउन। या तो लोग फेवर में बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे, इंस्टेंट अटेंशन मिल गया पूरे देश में। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी में भी जोमेटो ने एक और मौका देखा कि लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, तो आके माफ़ी मांग ली और ऐड को रिप्लेस कर दिया। और ऐड को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, ओ तेनू फ्रूट सूट कर दा, ओए तेनू फ्रूट सूट कर दा, अजय लिख दिया जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे लिख दिया साथ में एक प्रोमो कोड भी दे रहे हैं, जहां हमने आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने लेसन सीख लिया है, अब अगले ऑर्डर पर 10% आपको कैशबैक दे रहे हैं, क्योंकि आउटरेज, प्रोमो कोड क्या, आउटरेज, आउटरेज लिख दो, आक्रोश, हिंदी में बोलते हैं आक्रोश, भारत में आक्रोश था MCBC के अगेंस्ट। तो बोला ये प्रोमो कोड डाल दो आक्रोश, हमने माफ़ी मांग लीजिए, हमारे को लेसन मिल गया जी, हमने सीख ले ली अपनी, माफ़ी मांगते हैं। और 10% के चक्कर, लोग फिर घुस गए जी, अरे कमाल कर दिया, तेनू फ्रूट सूट कर। ये क्या करते थे, इंट्रीग मार्केटिंग करेंगे, अनफिल्टर्ड कैजुअल नोटिफिकेशन भेजेंगे। जोमेटो को नोटिफिकेशन किसी, मतलब कभी कभी आप देखोगे ब्रांड के लगते ही नहीं है। जैसे आपके घर वाले होते हैं ना, घरवाली होती है, अच्छा सुनो खाने में क्या खाओगे, तो लगता है घरवाली का ही है मैसेज, बड़ा अच्छा लिखा होता है, वो पहला लेटर ही होता है, अच्छा सुनो, है ना, कितने बजे तक आ रहे हो। तो ये कहा यार, ऐसे नोटिफिकेशन भेजते हैं, लगे किसी अपने ने भेजा है। जोमेटो कोई कंपनी ना लगे, मम्मी पूछ रही बेटा खाना खा लिया, बहुत काम कर लिया, कुछ खा लो, ऐसा ही नोटिफिकेशन भेज देंगे ये। जैसे फ्रेंड बोलेगा ना, व्हाट्स योर एक्सक्यूज टू ऑर्डर टुडे, है ना, तो ऐसा करके भेज देंगे। जैसे बॉयफ्रेंड बोलता है कि आप क्यूट हो पर खाना खा के और लगोगे, तो आई यू ब्रेकफास्ट बिकॉज वी कांट स्टार्ट आवर डे विदाउट यू। अच्छा, एक बार बड़ा वायरल हो गया जी, क्या ट्वीट कर दिया कि आकांक्षा छुट्टी पे है, इसलिए आज मैं पूछ रही हूँ शेफाली कि आप क्या खाना खाओगे। नोटिफिकेशन है, आकांक्षा छुट्टी पे, मैं पूछ रही हूँ क्या, और लोगों ने उस पर भी रिप्लाई करना शुरू कर दिया है जी। वो क्या कहता है कि ऋषभ कौशिक कहा, कह रहा है सुनो भाई जोमेटो, आकांक्षा छुट्टी पे, अब शेफाली ऑर्डर ले रही है, तो शेफाली आकांक्षा से पूछ लो कि वो फ्री है कि नहीं है, छुट्टी पे तो है ही है, फ्री है कि नहीं है, अगर फ्री है तो मेरे साथ चल ले, हम जाके इकट्ठे खाना खा लेंगे। और नीचे लोगों ने हंसना गाना शुरू कर दिया। एंगेजमेंट, एंटरटेन कर दो, एंगेज कर दो। और क्या करेंगे, कभी कभार अपनी खुद की रोस्टिंग करा लेंगे, अपनी खुद की बेइज्जती कराएंगे। एक समय रैना आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, समय रैना, उनको क्या किया, जब जोमेटो का 16वां जन्मदिन था तो बोला कॉमेडी रोस्ट करेंगे और हमारी बेइज्जती करो, आके समय रैना और स्वाति सचदेवा को बुला लिया, जोमेटो की पॉलिसीज की बेइज्जती करो। वो बोल दिया, कहता वहाँ समय रहना बोला, स्वाति बोली क्या इतने चेप नोटिफिकेशन है, ऐसा लगता है कि मार्केटिंग टीम को रेड लाइट एरिया से हायर किया हुआ है जी। इन्होंने थोड़ा वर्ड यूज़ किया था, मैं आपको क्लिपिंग दिखा देता हूँ, मैं नहीं बोल पाता। इतने चेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई, ठरकी चाय पियोगी, पकौड़े खाएं। मुझे लगता है जोमेटो की मार्केटिंग टीम को सीधा GB रोड से ही हायर किया है भाई। ये सारी रील्स ना वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, तो खुद की बेइज्जती करा रहे हैं और खुद भी हंस रहे हैं अपनी बेइज्जती के ऊपर। और दीपेंद्र खुद भी स्पॉटलाइट ब्रांडिंग में रहते हैं। अनकन्वेंशनल विजिबिलिटी, डायरेक्ट ऑडियंस का एंगेजमेंट। क्या करेगा, मैं चीफ ऑफ स्टाफ हायर कर रहा हूं और जिसको मैं नौकरी पर रखूंगा उससे पहले 20 लाख रुपए लूंगा, तब नौकरी पर रखूंगा। है जी, अब ये वायरल ही हो गया, ये ऐसा वायरल हो गया है जी, 20 लाख रुपए लूंगा नौकरी पर रखने के। कुछ ही मिनटों के अंदर सारे सोशल मीडिया यूजर, टीवी चैनल, सारी न्यूज़ की वेबसाइट, सारे न्यूज़ के पोर्टल इसके बारे में बात करने लगे। 20 मिलियन लोगों ने ट्वीट देख लिया, पूरे सोशल मीडिया में 50 मिलियन का एंगेजमेंट हो गया और 18,000 एप्लीकेशन आ गई। इन्होंने कहा भाई मेरे को 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, वो नहीं, ये बैरियर है। मैं देख रहा हूँ किसके अंदर हंगर है, जिसको ये काम करना ही करना है। और फिर काम भी हो गया और ब्रांड की चर्चा भी फ्री में हो गई। तो ये एंगेज करते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर इनके बारे में लिखना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे, आपस में बढ़ना शुरू कर दे।
और कई बार क्या करेंगे, इतना मीठा काम करेंगे कि कॉम्पिटिटर जो है स्विगी जब मार्केट में लिस्टिंग पर जा रहा था, BSE जब स्विगी का IPO आ रहा था, तो नीचे लिख दिया इन्होंने कि वहाँ पे ट्वीट मार दिया जोमेटो ने, क्या बोले, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब लोगों ने एंगेजमेंट शुरू कर दिया वहाँ पे, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है। स्विगी ने नीचे लिख दिया जय एंड वीरू, हैं जी, हमारी दोस्ती है। नेटफ्लिक्स ने लिख दिया ये प्यार दोस्ती है, कुछ कुछ होता है टाइप डायलॉग मार दिया। प्राइम वीडियो ने बोल दिया आज 2 दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, हैं जी, दोनों आ गए। ये भी चर्चा हुई। कोका कोला कहता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप। सो दीपिंदर ने नीचे आगे, अभी जोमेटो ने ट्वीट, अब दीपिंदर ने ट्वीट कर दिया, कंग्रेचुलेशन स्विगी, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर कंपनी टू सर्व इंडिया विद। आपसे अच्छी कंपनी नहीं मिल सकती थी मुझे, हम दोनों मिलकर के भारत की सेवा इकट्ठे करेंगे। उनको कंग्रेचुलेट करते, अरे कितनी इज्जत बढ़ गई। कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट करता है, सोशल मीडिया को उनको इस्तेमाल करना आता है। जोमेटो को ये क्या करेंगे, कभी कभी खुद ही डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। 5 अक्टूबर 2024 की बात थी, अपनी पत्नी ग्रेसिया गोयल के साथ में दीपिंदर गोयल निकल पड़े बाइक के ऊपर और जाकर डिलीवरी बॉय जहाँ जहाँ जिन जिन मॉल्स के आगे उनको दिक्कत आया करती थी उन मॉल्स में कि कैसे खाना वहाँ पे लड़के इनके डिलीवरी बॉय बहुत देर तक वेट किया करते थे। वो वीडियो भी वायरल हो गया। बेचारे गुड़गांव का मॉल था, जो डिलीवरी बॉयज को अंदर एंटर नहीं कर रहा था, उसने कह दिया हमने इनके लिए एक बढ़िया कंफर्टेबल डिलीवरी पिकअप पॉइंट बना दिया। डिलीवरी बॉय वहां पे आए, पिकअप पॉइंट पे उनको खाना वही मिल जाएगा। दीपिंदर गोयल की बहुत तारीफ हुई इस चक्कर में, पूरे सोशल मीडिया ने कवर किया। एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, कहते हैं ओ मैं कौन हूं, मैं जोमाटो हूं कि मैं जोमेटो हूं, है जी, जोमेटो या जोमाटो, आप बताओ आप क्या बोलते हो मेरे बारे में। और लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया तू जोमाटो है, कोई कह रहा नहीं तू जोमेटो है, कोई आपस में झगड़ा कर रहे हो, नहीं ये किस तरह से बोल रहे हो, ये भारत देश है, यहाँ जोमाटो होता है, टोमाटो होता है, और लग पड़े सबके सब। अब लोग उसमें बात करें कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, जोमेटो जोमाटो, अभी झगड़ा चले जाए। लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पोल चालू कर दिए, यूट्यूब ने आकर के नीचे कमेंट कर दिया, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल होना चाहिए इसके बारे में, क्या ठीक है जी। ब्लिंकिट ने आगे नीचे डिस्कवर कर दिया कि भाई हम इसका आंसर आपको 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, जोमाटो है कि जोमेटो है, 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे। ब्लिंकिट ने साहब जो ना इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, इनकी जो ऐप स्टोर रेटिंग है वो 44 लाख लोगों ने दी है। स्विगी की ऐप स्टोर रेटिंग 14 लाख लोगों ने की है। कोई सीधा CTA नहीं करेगा, कोई नहीं कॉल टू एक्शन, ऐसा करो ऐसा करो, कुछ बेचना ही नहीं है इनको। ये तो क्या है, एंगेज करेंगे मीम की तरह और लोग अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, शेयरेबिलिटी बढ़ जाती है, अपने आप यूजर कंटेंट आ जाएगा। और फाउंडर के पर्सनल ब्रांड को, दीपिंदर गोयल के पर्सनल ब्रांड को बड़ा इस्तेमाल करते हैं कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेट बनाए रखने के लिए। ये सब कहते हैं कि दिल का रास्ता ना पेट से जाता है, तो किसी का दिल जीतना तो उसका पेट भर दो। लेकिन दीपिंदर की आइडियोलॉजी उल्टी है, ये कहते हैं इनको पता है कि मैं सबका पहले दिल जीत लूंगा, खुश कर दूंगा, पेट भरने के लिए जोमेटो पे अपने आप आ जाएंगे, है जी, पेट भरने के लिए जोमेटो खुद ही आ जाएंगे, मैं तो दिल जीतूंगा जी। लोग क्या कहते हैं पहले पेट भर दो दिल जीत लोगे ना, ये कहता ना 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 ना, हाँ दिल जीत लो, पेट भरने वो खुद आएगा जोमेटो में। इसलिए इनकी मार्केटिंग में ना सेल से ज़्यादा सरप्राइज पे फोकस होता है, नोटिफिकेशन भी ऐसे होते हैं जैसे कोई अपना याद कर रहा हो। इसी कनेक्ट की वजह से जोमेटो आज एक कल्ट ब्रांड बन चुका है और दीपिंदर भारत के सेकंड बिगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। बिगेस्ट तो ऑफ कोर्स श्री राधा कृष्ण दमानी है, ये सेकंड बिगेस्ट सेल्फ मेड 3.25 लाख करोड़ की कंपनी। मैं टाइकून्स के बफे में ना कोई मेरे यहाँ कोई स्टार्टर नहीं होता है, सब मैं मेन कोर्स की तरह ऐसे टाइकून्स की रेडीमेड रेसिपीज लेकर के आके देता रहूँगा। अगर आपके दिमाग में भी कोई नाम है जिसने तिनके से टाइकून बनाओ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आगे पढ़ता हूँ और मैं आके रिप्लाई भी करता हूँ आपको। और हाँ, जैसे जोमेटो घर घर खाना पहुँचाता है वैसे ही आप इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुँचाइए। ये मत भूलो भाई लोग, टाइकून्स ऑफ इंडिया डेप्थ इन स्ट्रैटेजी देता हूँ ताकि पूरी कहानी से एक वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।